नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ रही होगी। साथियों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है मध्यकालीन भारतीय इतिहास की सीरीज में, मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री की सीरीज में, जहां हमने कल की क्लास में विजयनगर साम्राज्य को पढ़ना शुरू किया था। हमने ये जाना था कि विजयनगर साम्राज्य में 4 अलग-अलग वंशों ने शासन किया है। एसएसटी अर्थात संगम वंश, सालुव वंश, तुलुव वंश और अराविडु वंश। हमने कल की क्लास में 2 वंशों के बारे में बात कर ली थी। कल हमने संगम और सालुव वंश के बारे में पढ़ लिया था। आज हमें तुलुव वंश के बारे में पढ़ना है। पर उससे पहले जो भी हमने कल पढ़ा था, एक बार हम उसको रिकॉल करते हैं। हमने ये जाना था कि 1336 में हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम वंश की स्थापना की। ना सिर्फ उन्होंने संगम वंश की स्थापना की, बल्कि उन्होंने विजयनगर साम्राज्य को भी स्थापित किया। इसमें उनकी सहायता श्रृंगेरी मठ के एक संत विद्यारण्य और ऋषि सायण, जिन्हें वेदों का भाष्यकार माना जाता है, इन दोनों ने उनकी बेहद सहायता की, उन्हें बहुत बड़े स्तर पर गाइड किया। हमने हरिहर प्रथम के बारे में जाना कि शुरुआत में उन्होंने अनेगोंडी को अपनी राजधानी बनाया, पर कुछ समय के बाद हम्पी को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया। हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है, कर्नाटक में है, और ये बहुत लंबे समय तक विजयनगर साम्राज्य की राजधानी रही। सन 1800 में एक अंग्रेज अधिकारी मैकेंजी ने हम्पी के बारे में पता लगाया था। हरिहर प्रथम को एक समुद्र का स्वामी भी कहा जाता है। बुक्का प्रथम, जो कि हरिहर प्रथम के भाई थे, वो अगले राजा बनते हैं। बुक्का प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। उन्हें 2 समुद्रों का स्वामी भी कहा जाता है। बुक्का प्रथम के शासनकाल में ही बहमनी साम्राज्य के साथ रायचूर दोआब को लेकर के संघर्ष शुरू हो गया था। दूसरी चीज यह है कि इनके बेटे थे। इनके बेटे ने, जिनका नाम कुमार कंपन था, तो कुमार कंपन ने मदुरा को जीता था। कुमार कंपन की पत्नी गंगा देवी ने एक किताब भी लिखी, जिसे मदुरा विजय या कुमार चरित के नाम से जाना जाता है। हम आगे बढ़े, हमने हरिहर द्वितीय के बारे में पढ़ा और जाना कि हरिहर द्वितीय संगम वंश के पहले शासक थे, जिन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण करी थी। देवराय प्रथम और देवराय द्वितीय ये संगम वंश के महानतम शासकों में शामिल हैं। देवराय प्रथम के शासनकाल में इटली से एक विदेशी यात्री आया था, जिसका नाम था निकोलो कांटी। देवराय द्वितीय के शासनकाल में अब्दुल रज्जाक नाम का एक फारसी व्यक्ति भारत आता है। जो देवराय द्वितीय थे, इन्होंने गज बेटकर की उपाधि धारण की थी। देवराय द्वितीय ने संस्कृत भाषा में महासुधा निधि नाटक का भी लेखन किया था साथियों। उसके अलावा इनके मंत्री थे लक्कन डंडेश, जिन्होंने विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण करवाया था। अमरा नायक थे, सेनापति थे। इसके अलावा उन्होंने दक्षिण की विजय में भी बहुत बड़ा योगदान निभाया था। इनके शासनकाल में एक कवि हुए, जिनका नाम था श्रीनाथ। श्रीनाथ पहले भी थे, हरिहर द्वितीय के भी शासनकाल में हमें कवि श्रीनाथ की जानकारी मिलती है। एक प्रसिद्ध तेलुगु कवि थे श्रीनाथ, तो उनका इन्होंने सम्मान किया था। उन्हें स्वर्ण सिक्कों की वर्षा उनके ऊपर करवाई थी। कवि सार्वभौम की उपाधि उनको दी थी। तो इतनी बातें हमने कल की क्लास में पढ़ी थी। हमने यह भी जाना था कि विरूपाक्ष द्वितीय संगम वंश का अंतिम शासक होता है। नरसा नायक और सालुब नरसें विरूपाक्ष द्वितीय को मार देते हैं, जिसे प्रथम बला पहाड़ कहा जाता है। उसके बाद सालुब वंश की स्थापना होती है। 2 शासक होते हैं, सालुब नरसें, इम्मादी नरसें। इम्मादी नरसें को नरसा नायक का बेटा वीर नरसिंह मार देता है और मारने के बाद तुलुव वंश की स्थापना करता है, जिसके बारे में हम आज की क्लास में पढ़ेंगे, जिसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो इतनी बातें हमने कल की क्लास में पढ़ ली थी। इतने टॉपिक हमने कल की क्लास में डिस्कस कर लिए थे। तो चलिएंगे साथियों, आगे बढ़ेंगे, हम अगले टॉपिक पर आएंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए साथियों। अच्छा, देखो, एक ही बार बार मैं आपसे बात बोल रहा हूँ और निवेदन सिर्फ इतना सा है कि कृपया करके रिवीजन करते जाना दोस्तों। अगर आप रिवीजन करते जाओगे, मैं आपको दावे से बोल रहा हूँ, कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, कभी भी आपको किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। और अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो फिर आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, आपको मल्टीपल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा।
जितनी ज़्यादा बार आप टॉपिक को रिवाइज करोगे, जितने अच्छे से आप टॉपिक को रिवाइज करोगे, उतनी अच्छी कमांड टॉपिक पर आपकी स्टैब्लिश होगी, उतनी बढ़िया कमांड आपकी स्टैब्लिश होगी। ठीक है, और प्रोसेस बड़ी सिंपल है, इसी प्रोसेस को फॉलो करना है। वीडियो देखिए बहुत अच्छे से, लगे कि 2 बार देखना है तो 2 बार देखिए। पीडीएफ को पढ़िए बहुत ध्यान से। आपको नोट्स बनाने की अलग से मेहनत करने की ज़रूरत तो है नहीं, सारी चीज़ें आपकी जगह पूरी मेहनत मैं कर ले रहा हूँ। ऐसे ही नोट्स बनाते शायद आप गलतियां भी करते, पर और बहुत अच्छे व्यवस्थित नोट्स मैं आपको दे रहा हूँ। अब इनको पढ़ना है, बहुत बढ़िया तरीके से इनको पढ़ना है, इनको याद करना है। और जो प्रश्न मैं आपको दे रहा हूँ बना बना के, क्विज जो मैं आपको बना के दे रहा हूँ, देखो यार मैं खुद क्वेश्चंस बना रहा हूँ। रीज़न बड़ा सिंपल सा है कि सारे PYQ आपको दे दिया जाए ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो सके। सो आई एम पुटिंग एवरीथिंग, जो जो मैं कर सकता हूँ उस विषय के लिए। अब आपको ध्यान देना है कि क्या वास्तव में जो चीज़ मैं आपको प्रोवाइड करा पा रहा हूँ, क्या आप उसको वाकई में अब्जॉर्व कर पा रहे हैं, वो आपकी जिम्मेदारी है। तो बहुत मेहनत करो, बहुत ध्यान लगाओ चीज़ों के ऊपर। एक बार अच्छे से पढ़ लो, बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और टॉपिक भी बढ़िया तरीके से कंप्लीट हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, चलिए तो अब हम टॉपिक को शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तुलुव वंश के बारे में हमें पढ़ना है। एक और महत्वपूर्ण वंश रहेगा, 1505 से लेकर के 1570, कई जगह 72 लिखा रहता है, डेट इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ बातें पहले हम समझते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम जानते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखो, जो तुलुव वंश है, तुलुव वंश, तो ये तो हम जान ही चुके हैं कि तुलुव वंश की स्थापना किसने की थी, या इसके महत्वपूर्ण शासकों की हम बात करते हैं, इंपॉर्टेंट रूलर्स की बात करते हैं। तो तुलुव वंश के महत्वपूर्ण शासकों में पहला नाम आता है वीर नरसिंह का। अब आप कहेंगे सर ये वीर नरसिंह कौन है? तो साथियों, वीर नरसिंह नरसा नायक के बेटे थे। जो वीर नरसिंह हैं, ये नरसा नायक के बेटे हैं, नरसा नायक के पुत्र, सन ऑफ नरसा नायक। और इनके भाई का जो नाम है, तो इनके भाई का नाम है कृष्णदेव राय। इनके भाई का नाम है कृष्णदेव राय। अब कुछ लोग ये भी पूछ सकते हैं कि सर नरसा नायक कौन थे, थोड़ा ये भी बता दें। ठीक है जी, ये भी बता देते हैं। देखो, जो नरसा नायक है ना साथियों, नरसा नायक की जब आप बात करेंगे, तो नरसा नायक सालुव नरसिंह, नरसा नायक सालुव नरसिंह के सेनापति थे, सेनापति थे। और सेनापति के लिए अमरा नायक शब्द का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, अमरा नायक। तो अमरा नायक बेसिकली ऐसे लोग होते थे जो एक सेना को मेंटेन करते थे, जो राजस्व देते थे, जो राजा के दरबार में उपस्थित होते थे। एक प्रकार के इनको इक्तादार मान लीजिए कि दक्षिण में इक्तादारों को अमरा नायक कहा गया है। सैन्य कमांडर होते थे, सेनापति होते थे, लेकिन ये दरबार में भी उपस्थित होते थे। तो यही नरसा नायक थे, सालुव नरसिंह के सेनापति थे। नरसा नायक ने ही सालुव नरसिंह को राजा बनाया था, किंग बनाया था। तो ये संस्थापक हैं, ये फाउंडर हैं। पहली बात साथियों, सबसे पहला पॉइंट देखिए, इस समय पुर्तगाल का जो गवर्नर है, ये हम बाद में कनेक्ट करेंगे, तो बस आप याद रख लेना कि इस समय तक भारत में जो पुर्तगाली हैं वो अपने साम्राज्य को स्थापित कर चुके हैं, और पुर्तगाल का गवर्नर है अल्मेडा। ठीक है, हम अल्मेडा के बारे में पढ़ेंगे, बहुत डिटेल से पढ़ेंगे हम। तो बहुत ध्यान से आपको याद रखना है कि पुर्तगाली गवर्नर इस समय पर कौन है। अल्मेडा नाम का व्यक्ति पुर्तगाली गवर्नर है। वीर नरसिंह के बाद जो अगले राजा बनते हैं वो हैं कृष्ण देव राय। जो कृष्ण देव राय हैं, ये विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासक हैं। ये विजयनगर विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासक, विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासक, ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर। इसके बाद एक और राजा आएंगे जिनका नाम होगा अच्युत देव राय। ये भी बड़े इंपॉर्टेंट राजा हुए, अच्युत देव राय। अच्युत देव राय के बारे में आपको याद रखना है कि एक पुर्तगाली यात्री इनके शासनकाल में आएगा, और उसका नाम होगा फर्नाओ, फर्नाओ नूनेज।
तो फरनाओ नूनीज नाम का पुर्तगाली यात्री इनके शासनकाल में आएगा। वहीं जो कृष्णदेव राय हैं, इनके शासनकाल में दो यात्री आएंगे, एक बारबोसा और एक डोमिंगो डोमिंगो पायस। ठीक, ये दो पुर्तगाली यात्री इनके शासनकाल में आएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ये आपको पता हो कि फरनाओ नूनीज, ठीक है, फरनाओ नूनीज हो गया, ये पुर्तगाली यात्री था और इन्होंने महामंडलेश्वर की उपाधि धारण की थी। इन्होंने महामंडलेश्वर नामक अधिकारी का पद बनाया था, एक नए अधिकारी की नियुक्ति की थी। महामंडलेश्वर नामक अधिकारी को इन्होंने नियुक्त किया था, एक नई पोस्ट इन्होंने बनाई थी। ठीक है, और अंतिम शासक जो होते हैं, लास्ट जो रूलर होते हैं, उनका नाम है सदाशिव राव या सदाशिव राय। ठीक है, सदाशिव राय, मैंने राव बोल दिया था, माफ कीजिएगा। सदाशिव राय अंतिम शासक होते हैं, लास्ट रूलर होते हैं साथियों। और एक युद्ध होता है और वो युद्ध है तलीकोटा का युद्ध, बैटल ऑफ तलीकोटा। और इस युद्ध के बाद सारी चीजें समाप्त हो जाती हैं, तुलुव वंश खत्म हो जाता है और तुलुव की जगह आखिरी वंश आता है अराविडु वंश। अब देखें, हमने वीर नरसिंह के बारे में आपको बता दिया। इतनी ही बातें याद रखना कि ये विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हैं, नरसा नायक के बेटे हैं और कृष्णदेव राय के भाई हैं। दूसरा, कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासक थे। इनके शासनकाल में दो विदेशी यात्री बारबोसा और डोमिंगो पायस, दोनों पुर्तगाली थे, ये भारत आते हैं। अच्युत देवराय के शासनकाल में फरनाओ नूनेज पुर्तगाली यात्री था, ये भारत आया है। फरनाओ नूनेज और डोमिंगो पायस, इनका नाम इसलिए जरूरी है कि इनकी किताबों से हमें विजयनगर साम्राज्य की बहुत सारी जानकारी मिलती है। इनकी बुक्स से हमें विजयनगर एम्पायर की बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। और आखिर में सदाशिव राय, ये आखिरी शासक होते हैं। इनके समय 23 जनवरी 1565 को राक्षस तंगड़ी या तलीकोटा का युद्ध होता है, जिसे बन्नी हट्टी का युद्ध भी कहा जाता है। एक जगह का नाम है, कर्नाटक में है। सदाशिव राय के हाथों में शक्तियां नहीं होती हैं, पूरी शक्तियां इनके मंत्री रामराय के हाथों में होती हैं। युद्ध में रामराय की मौत हो जाती है और इस तरह तुलुव वंश और विजयनगर साम्राज्य का महत्व कम हो जाता है। इसके बाद भी विजयनगर साम्राज्य लगभग 100 सालों तक सरवाइव करता है, पर वो बहुत ही छोटे रूप में या एक बिना वैभवता के विजयनगर साम्राज्य आगे सरवाइव करता है और फिर छोटे छोटे राजवंशों का उदय होता है। हालांकि आगे जाकर के ये शक्तिशाली हो जाते हैं, जैसे तंजौर, मदुरई और मैसूर, यहाँ छोटे छोटे राजवंशों का उदय होता है। तो अब हम अच्युत देवराय के बारे में नहीं पढ़ेंगे। क्या याद रखना है आपको? प्रश्न पूछा जाएगा कि फरनाओ नूनीज नाम का विदेशी यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फरनाओ नूनीज एक पुर्तगाली यात्री था जो अच्युत देवराय के शासनकाल में भारत आया था। दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा, तुलुव वंश के संस्थापक का नाम बताइए। तो जवाब देंगे, तुलुव वंश के संस्थापक का नाम था वीर नरसिंह, जो कि नरसा नायक के बेटे थे और कृष्णदेव राय के भाई थे। कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित थे? तुलुव वंश से संबंधित थे। ये विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासक हुए। इनके शासनकाल में बरबोसा और डोमिंगो पायस नाम के दो पुर्तगाली यात्री भारत आए थे। इतनी बातें आपको याद रखना है, बहुत ध्यान से इसको देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों। चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक पर आते हैं। तो अब हमें चर्चा करनी है कृष्णदेव राय के बारे में। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, सबसे ज्यादा प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं, तो हम बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे कृष्णदेव राय के बारे में। देखो, कृष्णदेव राय को हम अलग अलग आयामों में बांट करके पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले हम कृष्णदेव राय का एक सामान्य परिचय पढ़ेंगे, एक जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। फिर हम उनकी सैन्य उपलब्धियों के बारे में पढ़ेंगे कि उनकी क्या क्या मिलिट्री अचीवमेंट्स हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम उनके कल्चर के बारे में पढ़ेंगे, कल्चरल वैल्यूज के बारे में पढ़ेंगे। और आखिरी में हम अदर फैक्ट्स अर्थात अन्य तथ्य के बारे में पढ़ेंगे कि इनसे जुड़े हुए अन्य तथ्य क्या हैं, इनसे जुड़े हुए अदर फैक्ट्स क्या हैं। इतने आयामों में पढ़ने के बाद कृष्णदेव राय कंप्लीट होंगे। और जैसा मैं बार बार आपसे कहता हूँ
कि अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, अल्टीमेटली फैक्ट आप यही पढ़ते हो। बस अंतर ये होता है कि जब हम मुख्य परीक्षा देने के लिए जाते हैं तो हम इनको इस तरह कैटेगराइज करके पढ़ते हैं। तो क्यों ना हम यहीं पर कैटेगराइज करके पढ़ें। और कभी अगर कृष्णदेव राय के बारे में लिखने के लिए आ गया तो आपके पास जानकारी होगी, आपके पास इंफॉर्मेशन होगी। तो आइए चर्चा करते हैं कृष्णदेव राय के बारे में। तो देखें, कृष्णदेव राय जो है साथियों, ये संगम सॉरी ये विजयनगर साम्राज्य के विजयनगर साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य में भी तुलुव वंश के महानतम शासक थे। महानतम। अब आप कहेंगे सर महानतम क्यों? महानतम इसलिए भी इन्हें कहा जाता है कि 1526 में बाबर भारत पर अटैक करता है और बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी और उस आत्मकथा का नाम है तुजुक ए बाबरी। और तुजुक ए बाबरी को ही हम एक और नाम से जानते हैं, बाबर नामा। तो बाबर नामा में भारत के सबसे महान शासकों की वो चर्चा करता है और वो कहता है कि दक्षिण में एक बहुत महान राजा है और उन महान राजा का नाम है कृष्णदेव राय। तो ये प्रश्न भी कई बार कर लिया जाता है कि किस तुजुक ए बाबरी में किस राजा का उल्लेख किया गया है। तो वो कृष्णदेव राय का जो टाइम पीरियड है वो 1509 से लेकर के 1529 तक का है। तो बाबर के बिल्कुल कंटेम्पररी आप कह सकते हो कि बाबर ने जब भारत में आक्रमण किए, चाहे वो पानीपत का युद्ध हो और भी अलग अलग बैटल लड़ता है, खानवा का युद्ध लड़ता है, इन सब के समकालीन कृष्णदेव राय हैं। तो कृष्णदेव राय के बारे में बाबर अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी में लिखता है कि वो दक्षिण के महानतम शासक हैं। कृष्णदेव राय ने बहुत सारी उपाधियां भी धारण की थी, अलग अलग टाइटल्स इन्होंने धारण किए थे, जिसमें से सबसे प्रसिद्ध जो टाइटल है वो है आंध्र भोज की उपाधि। इन्हें आंध्र भोज कहा जाता है साथियों, आंध्र भोज की उपाधि। आंध्र भोज के अलावा आंध्र पितामह की उपाधि, एक और उपाधि है आंध्र पितामह की उपाधि, एक और टाइटल है अभिनव भोज की उपाधि। ये सब इंपॉर्टेंट है। अभिनव भोज की उपाधि, एक और इनका उपाधि है यवन राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि, स्थापनाचार्य की उपाधि। तो ये सारी की सारी उपाधियां जो हैं वो कृष्णदेव राय ने धारण करके रखी थी। आंध्र भोज, आंध्र पितामह, अभिनव भोज, यवन राज, स्थापनाचार्य। देखिए, 2 बार इनका राज्य अभिषेक होता है। एक बार इनका राज्य अभिषेक 26 जुलाई को हुआ, 2 बार इनका राज्य अभिषेक होता है। उसकी कहानी भी मैं आपको बता दूं कि इनका जो राज्य अभिषेक है, इनका जो कोरोनेशन है वो 2 बार होता है साथियों। एक 26 जुलाई में इनका राज्य अभिषेक होता है 1509 और एक होता है 8 अगस्त 1509। 8 अगस्त 1509 के दिन कृष्ण जन्म अष्टमी थी साथियों, कृष्ण जन्माष्टमी थी। और जैसा आप जानते हैं कि ये जितने भी विजयनगर के शासक हुए हैं ये ईश्वरीय राजत्व के सिद्धांत में विश्वास करते थे। तो शायद कहीं ना कहीं एक सोच ये भी रही होगी कि भगवान कृष्ण के साथ ही कृष्णदेव राय को जोड़ दिया जाए। तो 8 अगस्त 1509 को दूसरी बार इनका राज्य अभिषेक किया गया और वही इनका वैध राज्य अभिषेक माना जाता है, वही इनका एक्चुअल कोरोनेशन माना जाता है। देखो, कृष्णदेव राय को महानतम शासक हम इसलिए कहते हैं कि इनके शासन काल में कला का बहुत विकास हुआ। आप देखेंगे कि बड़े पैमाने पर मंदिर बनाए जाएंगे, बड़े पैमाने पर जलाशय या बांध का निर्माण किया जाएगा। इनके समय पर साहित्य का बहुत अच्छा विकास हुआ, लिटरेचर बहुत डेवलप हुआ। इनके दरबार में 8 तेलुगु कवि रहते थे, 8 तेलुगु कवि रहते थे और इन 8 तेलुगु कवियों को अष्ट दिग्गज कहा जाता था। इन 8 तेलुगु कवियों को अष्ट दिग्गज कहा जाता था। तो अष्ट दिग्गज का संबंध कृष्णदेव राय के दरबार में रहने वाले 8 तेलुगु कवियों से है। एक और बात, इनके समय पर विस्तार भी बहुत हुआ। जो सैन्य विस्तार है, ठीक है, यह भी बहुत बड़े पैमाने पर हुआ था। इन्होंने
ऊपर बहमनियों को भी हराया, उड़ीसा के भी कुछ क्षेत्रों पर अधिकार किया। तो सैन्य विस्तार भी इनके समय पर बहुत बड़े पैमाने पर हुआ है। यही कारण है कि हम इन्हें महान शासक के नाम से जानते हैं, हम इन्हें ग्रेट रूलर के नाम से जानते हैं। तो चलिए, ये तो हो गया बैकग्राउंड। उम्मीद है कि सारी बातें समझ में आ गई होंगी। नरसा नायक के बेटे थे, वीर नरसिंह के भाई थे, महानतम शासक थे। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा में इनका उल्लेख किया है। 8 अगस्त 1509 को इनका राज्याभिषेक हुआ, जब कृष्ण जन्माष्टमी थी। इन्होंने अभिनव भोज, आंध्र पितामह, यवन राज्य स्थापनाचार्य जैसी उपाधियां धारण की हुई थी और इनका शासनकाल तेलुगु साहित्य का स्वर्ण काल कहलाता है। क्लासिकल एज ऑफ तेलुगु लिटरेचर कहलाती। तो आइए अब इन बातों को पढ़ते हैं, फिर हम सैन्य उपाधियों उपलब्धियों की बात करेंगे, हम सांस्कृतिक कार्य पढ़ेंगे और आखिरी में हम अन्य तथ्य पढ़ेंगे और फिर यह टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं सर, ठीक है। तो देखिए, विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासक बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी अर्थात बाबरनामा में उल्लेख किया है। नरसा नायक के पुत्र थे और वीर नरसिंह के भाई थे। राज्य अभिषेक 8 अगस्त 1509, कृष्ण जन्माष्टमी। उपाधि यवन राज्य स्थापनाचार्य, मूरत रायरानंदा, सिंहस्थ, अभिनव भोज की उपाधि और आंध्र पितामह की उपाधि। अभिनव भोज की उपाधि और आंध्र पितामह की उपाधि, ये प्रमुख उपाधियां इन्होंने धारण करी थी। ये इंपॉर्टेंट टाइटल्स इन्होंने लेकर के रखे थे, तो ये याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से सवाल बन सकता है, प्रश्न यहां से आ सकते हैं प्यारे दोस्तों। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और इनकी सैन्य ये उपलब्धियों की बात करते हैं कि कौन कौन सी इनकी सैन्य उपलब्धियां थी। सैन्य उपलब्धियों का मतलब होता है इनका विस्तार, एक्सपेंशन। किन किन क्षेत्रों में इन्होंने विस्तार किया था, कौन कौन से इलाकों में इन्होंने एक्सपेंशन किया था। तो सबसे पहला नाम आता है 1509 और 10 में इन्होंने बीदर के शासक महमूद शाह और बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह को हरा दिया और बीजापुर के राजा यूसुफ आदिल शाह की इसमें मृत्यु भी हो जाती है। 1512 में इन्होंने बीजापुर के राजा इस्माइल आदिल शाह को पराजित किया और पूरी तरीके से रायचूर दोआब पर अधिकार कर लिया। 1513 में उड़ीसा के गजपति शासक प्रताप रुद्र देव को हराया था। देखो, यहां से सवाल अब तक नहीं बने हैं तो आगे भी नहीं बनेंगे। बस एक जानकारी मैंने आपको दे दी कि बहमनी साम्राज्य तो टूट चुका है और बहमनी साम्राज्य टूट करके 5 अलग अलग सल्तनतों में बंट चुका है। कहानी हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर, बरार, बीदर, तो अलग अलग भागों में वो टूट चुका है। बीजापुर बहुत शक्तिशाली रहा है, बीजापुर हैज बीन वेरी पावरफुल। तो इन्होंने रायचूर दोआब पर अधिकार कर लिया था और साथ ही में उड़ीसा के क्षेत्रों पर भी इन्होंने अधिकार कर लिया था। इतनी बस आपको बात याद रखनी है, बाकी चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात पर, वो है इनकी सांस्कृतिक उपलब्धियां या सांस्कृतिक कार्य। बहुत अच्छे से डायग्राम बना के एक एक बात को एक्सप्लेन किया है। ध्यान से कहानी को सुनना और चीजों को याद करने की कोशिश करना। देखो, इसके कृष्णदेव राय के शासनकाल में 2 पुर्तगाली यात्री आए थे, बारबोसा और डोमिंगो पायस। ठीक है, डोमिंगो पायस 2 पुर्तगाली यात्री थे। ये 2 पोर्चुगीज ट्रैवलर थे, बारबोसा और डोमिंगो पायस। ये इनके शासनकाल में आते हैं और इसमें ये लिखते हैं कि कृष्णदेव राय एक वीर और आदर्श शासक थे। देखो, आदर्श शासक इसलिए इन्हें कहा जाता है, 2 काम इन्होंने किए थे। ये वैष्णव मत को मानते थे, ये शैव मत को मानते थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि दूसरे संप्रदायों के प्रति ये कट्टर रहे हों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। सभी का ये सम्मान करते थे। वैष्णव मत को मानते थे, माफ कीजिएगा साथियों, ये वैष्णव मत को मानते थे, लेकिन सभी मतों का पूरा सम्मान करते थे। जितने भी मत हैं, सभी मतों का पूरा सम्मान करते थे। सहिष्णुता बहुत ज्यादा थी, टॉलरेंस बहुत ज्यादा था। दूसरा, ये इसलिए भी उदार जाने जाते हैं क्योंकि जनता के लिए, अपनी प्रजा के लिए इन्होंने बहुत सारे उदार कार्य किए थे। जैसे विवाह कर लगता था, जो
लड़के को भी देना पड़ता था, लड़के के परिवार वालों को, और लड़की की परिवार वालों को भी देना पड़ता था। इन्होंने विवाह कर को खत्म कर दिया था। कुछ करों की दर को भी इन्होंने कम किया था, बांधों का निर्माण करवाया था, मंदिरों का निर्माण करवाया था। तो जनहितैषी राजा माने जाते हैं। तो डोमिंगो पयास हो, चाहे वो नूनीज हो, ये सब अपनी किताब में अच्छी बातें लिखते हैं महाराज कृष्णदेव राय के बारे में। ठीक है। दूसरी चीज, कृष्णदेव राय ने तेलुगु भाषा में एक किताब लिखी और किताब का नाम है आमुक्त मालद्य। आमुक्त माल्यद। आमुक्त माल्यद का अर्थ होता है मोतियों की माला, और ये राज व्यवस्था पर लिखी गई किताब है। इसमें पॉलिटिकल सिचुएशंस बताई गई हैं, राज व्यवस्था की जानकारी दी गई है। अब देखो, सवाल आप कहते हैं कि गहराई में पढ़ा रहे हैं, अब सवाल ये पूछे गया कि आमुक्त मालद्य का विषय क्या है। ये पूछा गया सवाल है, आप जाकर के चेक कर लीजिएगा। तो आमुक्त मालद्य जो है वो राज्य व्यवस्था पर लिखी गई क्लास है, वो किताब है, वो पॉलिटी पर लिखी गई एक किताब है। तो आमुक्त मालद्य की रचना किसने की है? कृष्णदेव राय ने। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में, तेलुगु भाषा में। संस्कृत भाषा में इन्होंने जामवती कल्याणम की रचना की है। तो तेलुगु में आमुक्त मालद्य लिखा है और संस्कृत में जामवती कल्याणम की रचना की है। उसके अलावा उषा परिणय भी है, मदलसा चरित्र भी है, पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है। कृष्णदेव राय का शासनकाल तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। क्लासिकल एज ऑफ तेलुगु लिटरेचर मानी जाती है। इनके समय में 8 तेलुगु विद्वान इनके राज्य में रहते थे, जिन्हें अष्ट दिग्गज कहा जाता था। इनमें सबसे प्रमुख या सबसे महान जो थे वो थे अल्लासानी पेदन। अल्लासानी पेदन इन 8 दिग्गजों में भी, इन 8 तेलुगु कवियों में भी बहुत महान कवि हुए। इन्होंने मनुचरित और हरि कथा सार की रचना की। इन्हें तेलुगु और आंध्र कविता का पितामह कहा जाता है। तेलुगु और आंध्र कविता का पितामह कहा जाता है। ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ तेलुगु साहित्य का विकास हुआ, तेलुगु को संरक्षण मिला, लेकिन तमिल और कन्नड़ का भी विकास हुआ। तमिल और कन्नड़ लिटरेचर भी डेवलप हुआ। ये बात इसलिए हमने लिख दी कि कई बार क्या है कि वो स्टेटमेंट में आपको फंसाने की कोशिश करेगा कि कृष्णदेव राय सिर्फ तेलुगु और संस्कृत भाषा को ही प्रमोट करते थे, बाकी भाषाओं से उन्हें गहरी ईर्ष्या थी। तो ऐसा कुछ नहीं था। बाकी भाषाओं का भी विकास हुआ है, बाकी भाषाओं का भी सम्मान किया गया है। इनके समय नंदी नगरी ब्राह्मी लिपि बहुत ज्यादा प्रचलित थी साथियों। ये लिपि काफी ज्यादा प्रचलित थी। तो आइए, यहाँ तक जो बातें हमने पढ़ी हैं, एक बार हम इन सब बातों को रिकॉल करते हैं और देखते हैं कि यहाँ से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। तो पहले हमने क्या पढ़ा? तो सर, सबसे पहले हमने सैन्य उपलब्धियों के बारे में पढ़ा। सैन्य उपलब्धियों के बारे में हमने जाना कि इन्होंने बीजापुर के शासकों को हराया और बीजापुर के शासकों को हराने के बाद रायचूर दोआब पर अधिकार कर लिया, जो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। दूसरा, उड़ीसा के गजपति शासक, उड़ीसा कलिंग वाला इलाका है, यहाँ गजपति वंश का शासन था। तो गजपति वंश के शासकों को भी इन्होंने हराया था। अगेन, सैन्य उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए जो महत्वपूर्ण है कि सर, इनके समय पर साहित्य का बहुत विकास हुआ और साहित्य में भी साथियों एक संस्कृत भाषा का विकास हुआ, संस्कृत का डेवलपमेंट हुआ। दूसरा, तेलुगु भाषा का विकास हुआ। तेलुगु साहित्य का तो इतना विकास हुआ कि इनके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, अर्थात गोल्डन एज ऑफ तेलुगु लिटरेचर या क्लासिकल एज ऑफ तेलुगु लिटरेचर कहा जाता है। क्यों? इन्होंने खुद तेलुगु भाषा में, जो कृष्णदेव राय थे, कृष्णदेव राय, इन्होंने खुद तेलुगु भाषा में एक बहुत प्रसिद्ध राज व्यवस्था की किताब लिखी, पॉलिटी पर एक बुक लिखी, आमुक्त मालद्य। ठीक है, आमुक्त मालद्य नाम की किताब इन्होंने लिखी, जो कि राज्य व्यवस्था पर आधारित थी, जो कि पॉलिटी पर बेस्ड थी। संस्कृत भाषा में भी कृष्णदेव राय ने किताब लिखी और उस किताब का नाम था जामवती कल्याणम। ये प्लीज याद रखना, यहाँ से बहुत से सवाल पूछे जाते हैं।
आमुक्त मालद्य किसने लिखी, जाम्बवती कल्याणम किसने लिखी, ये पूछा जाता है। हमने ये भी पढ़ा कि सर इनके दरबार में 8 तेलुगु विद्वान रहते थे, 8 तेलुगु विद्वान रहते थे और इन्हें अष्ट दिग्गज कहा जाता था। इन अष्ट दिग्गजों में भी जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध थे, जिन्हें तेलुगु और आंध्र कविता का पितामह कहा जाता है, जिन्हें तेलुगु और आंध्र कविता का पितामह कहा जाता है, वो थे अल्ला सानी पेद्दन। अल्ला सानी पेद्दन को तेलुगु और आंध्र कविता का पितामह कहा जाता है। इन्होंने मनु चरितम और हरि कथा सार नाम की 2 किताबें लिखी। परेशान मत होना, अभी मैं सारी चीजें आपको क्वेश्चन के माध्यम से भी रिकॉल कराऊंगा, इमेजेस के माध्यम से भी रिकॉल कराऊंगा, तो हर चीज आपको याद हो जाएगी। इनके शासनकाल में 2 पुर्तगाली यात्री आए थे, डोमिंगो पयास और बारबोसा। ठीक है, और ये सब याद करते जाओ कि देखो देवराय प्रथम के शासनकाल में निकोलो कांटी आया था, देवराय द्वितीय के शासनकाल में अब्दुल रज्जाक आया था। फिर अभी हमने चर्चा की थी कि जो अच्युत कृष्णदेव राय हैं, इनके शासनकाल में बारबोसा और डोमिंगो पायस। इसके बाद अच्युत देव राय आएंगे, तो नूनीज नाम का एक पुर्तगाली यात्री उनके शासनकाल में आएगा। मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि चीनी यात्री मौपान किसके शासनकाल में भारत आया था। कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था साथियों। ठीक है, चले तो आगे बढ़ेंगे। उससे पहले कुछ इमेजेस मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये कुछ फोटोज हैं, जैसे कृष्णदेव राय के द्वारा लिखी गई ये अमुक्त मालद्य है, बहुत ही प्रसिद्ध किताब है। कृष्णदेव राय के द्वारा लिखी गई ये जाम्बवती कल्याणम नाम की किताब है, जो यहाँ पर आपको दिख रही होगी साथियों। और अल्ला सानी पेद्दन के द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध किताब है मनु चरितम। तो ये अलग अलग किताबें हैं, अलग अलग पुस्तकें हैं जो बड़ी मशहूर रही, जहां से सवाल बनने की संभावना बहुत ज्यादा है। कुछ अन्य तथ्य पढ़ते हैं। कृष्णदेव राय को नंदन गोपा कहा जाता था, रमा रमणा कहा जाता था, महाकाव और कन्नड़ राज्य, ऐसे अलग अलग नाम कहे गए। इन्होंने अपनी माता नागला देवी की स्मृति में, ये बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य है, इन्होंने अपनी माता नागला देवी की स्मृति में नागलपुर नाम का शहर बसाया था। इन्होंने अपनी माता नागला देवी की स्मृति में नागलपुर नाम का एक शहर बसाया था साथियों। पुर्तगालियों से इनके बहुत अच्छे संबंध थे, पोर्चुगीज से इनके रिलेशन अच्छे थे। कृष्णदेव राय के राज दरबार को विश्व विजय या भुवन विजय के नाम से जाना जाता था। वैष्णव मत के अनुयायी थे, परंतु सभी धर्मों का सम्मान करते थे। इनकी मृत्यु 1529 में होती है। इन्होंने बहुत सारी चीजों का निर्माण करवाया। देखो मंदिर निर्माण में इनके शासन काल में एक कला विकसित होगी, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, कि कल्याण मंडप बनाए जाने लगे। कल्याण मंडप और गोपुरम बनाए जाने लगे। कल्याण मंडप मंडप तो हमने पहले डिस्कस किया था जब हम पल्लवों को पढ़ रहे थे, कि जब आप मंदिर में प्रवेश करते हैं तो आपको एक हॉल मिलता है, उसे हम, छोटा हॉल होता है वो अर्धमंडप होता है, फिर एक बड़ा सा हॉल मिलता है वो मंडप होता है, गर्भगृह होता है, शिखर होता है, अमलक होता है, उसके ऊपर कलश होता है। ये हम चर्चा कर चुके हैं। तो मंडपों को सजाया जाने लगा और इस रूप में सजाया जाने लगा जैसे शिव और पार्वती का विवाह हो रहा हो। तो गोपुरम या कल्याण मंडप की स्थापना इस समय के मंदिरों की एक विशेषता रही साथियों। चित्रकला का भी विकास हुआ, वो बाद में पढ़ेंगे। तो इन्होंने हम्पी कर्नाटक में हजारा राम मंदिर बनवाया। विट्ठल स्वामी मंदिर, यह भगवान विष्णु को समर्पित है, यह हम्पी कर्नाटक में बनवाया। थिल्लाई नटराजा चिदम्बरम मंदिर, ये भगवान शिव को समर्पित है, चिदम्बरम तमिलनाडु में। 2 बांधों का निर्माण इन्होंने करवाया, एक तिम्मा समुद्र बांध और एक कोंडा समुद्र बांध। 2 अलग अलग बांध इन्होंने बनवाए। वरदराज पेरुमल और एकम्बेश्वर मंदिर का निर्माण कांचीपुरम में कराया। कांचीपुरम को भी 1000 मंदिरों का शहर कहा जाता है। 1000 मंदिरों का शहर, कई अलग अलग शहरों को कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि हम्पी में हजारा राम मंदिर और विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण, कांचीपुरम में पेरुमल मंदिर और एकम्बरेश्वर मंदिर का निर्माण, चिदम्बरम तमिलनाडु में
थिल्लाई नटराजा मंदिर का निर्माण, और 2 बांध बनवाए, तिम्मा समुद्र और कोंडा समुद्र। ये दोनों आंध्र प्रदेश में आते हैं साथियों। यहीं से प्रश्न बनेंगे। देखिए आपको दिखा भी देते हैं, ये एकम्बरेश्वर मंदिर है कांचीपुरम में। आप देख पाए कि ये द्रविड़ शैली में बने हुए मंदिर हैं, ठीक है। बाजू में आप देख रहे हैं थिल्लाई नटराजा मंदिर, जो भगवान शिव को समर्पित है, चिदम्बरम तमिलनाडु में स्थित है, ठीक। ये जो मंदिर है ये हजारा रामा मंदिर है, कर्नाटक में स्थित है, और इसके बाजू में ही विट्ठल स्वामी मंदिर स्थित है, जो भगवान विष्णु को समर्पित है, हम्पी कर्नाटक में है साथियों। तो ये अलग अलग मंदिर हैं, ये अलग अलग टेम्पल्स हैं, जहां से सवाल बनने की संभावना बहुत ज्यादा है। चलो तो अब हम आगे बढ़ेंगे, पर आगे बढ़ने से पहले एक बार आपसे कुछ प्रश्न कर लिए जाए, फिर हम अगले राजा, अगले वंश की चर्चा करेंगे, राक्षस तंगड़ी के युद्ध की चर्चा करेंगे। पर पहले आपसे कुछ सवाल कर लेते हैं। तो पहला सवाल मेरा आपसे है कि कृष्णदेव राय का संबंध किससे है? तो जवाब देंगे कि कृष्णदेव राय का संबंध विजयनगर साम्राज्य के तुलुव वंश से है, नंबर 1। दूसरा सवाल, कृष्णदेव राय का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो कृष्णदेव राय का शासनकाल 1509 में शुरू हुआ और 1529 में खत्म हुआ। तीसरा प्रश्न, कृष्णदेव राय ने राज्य अभिषेक कब करवाया? उनका कोरोनेशन कब हुआ था? तो कृष्णदेव राय का राज्य अभिषेक साथियों 8 अगस्त 1509 को कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हुआ था। कृष्णदेव राय को और किन उपाधियों से नवाजा गया था? कौन कौन से टाइटल्स उन्हें दिए गए थे? तो याद रखेंगे साथियों, कृष्णदेव राय को यवनराज स्थापनाचार्य की उपाधि मिली थी, कृष्णदेव राय को अभिनव भोज कहा जाता था, और कृष्णदेव राय को आंध्र पितामह कहा जाता था। फिर अगला सवाल आपसे करेगा कि कृष्णदेव राय के द्वारा किन पुस्तकों की रचना की गई? तो कृष्णदेव राय ने संस्कृत भाषा में जाम्बवती कल्याणम नाम का ग्रंथ लिखा, और तेलुगु भाषा में आमुक्त मालद्य नाम का ग्रंथ लिखा। आमुक्त मालद्य जो है यह राज्य व्यवस्था से जुड़ा हुआ विषय है, ये पॉलिटी से जुड़ा हुआ एक विषय है। अष्ट दिग्गज कौन थे? तो अष्ट दिग्गज तेलुगु साहित्य के 8 महान कवि थे, जो कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। कृष्णदेव राय के दरबार को भुवन विजय या विश्व विजय दरबार के नाम से जाना जाता था। उसमें भी अल्लासानी पेद्दन, जिन्हें तेलुगु और आंध्र कविता का पितामह कहा जाता है, मनुचरितम नाम का ग्रंथ लिखा था, वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध थे। कृष्णदेव राय के शासनकाल में कौन से पुर्तगाली यात्री भारत आए थे? तो कृष्णदेव राय के शासनकाल में डोमिंगो पायस और बारबोसा भारत आए थे। फिर अगला सवाल वो आपसे पूछेगा कि कृष्णदेव राय ने इन प्रमुख मंदिरों का निर्माण इनके शासनकाल में हुआ? तो हम्पी में विट्ठल स्वामी मंदिर, हजारा रामा मंदिर का निर्माण कराया गया, चिदम्बरम में नटराज चिदम्बरम मंदिर का निर्माण कराया गया, और तमिलनाडु के कांचीपुरम में पेरुमल और एकम्बरेश्वर मंदिर का निर्माण इनके शासनकाल में हुआ था। ये सारी बातें आपको याद रखना है, यहीं से सवाल बनेंगे, यहीं से अलग अलग तरह के क्वेश्चंस बनेंगे। 1529 में इनकी मृत्यु होती है, 1529 में इनकी डेथ होती है, और ये आखिरी महान शासक हुए। इसके बाद भी राजा आएंगे, जैसे 5 मिनट कहानी सुनना, फिर मैं आपको पीपीटी में सारी बातें एक्सप्लेन करूंगा। इसके बाद अच्युत देव राय भी राजा बनेंगे, पर अच्युत देव राय के शासनकाल में कोई बहुत बड़ी घटनाएं नहीं हुई। अच्युत देव राय के शासनकाल में उन्होंने महामंडलेश्वर नाम के एक अधिकारी की नियुक्ति की, और दूसरा काम जो उन्होंने किया था साथियों, कि उनके समय नूनीज नाम का एक पुर्तगाली यात्री भारत आया था। फिर सदाशिव राय, ये आखिरी राजा होंगे। सदाशिव राय के पास शक्तियां नहीं थी। सदाशिव राय के एक मंत्री हुआ करते थे, मंत्री का नाम था राम राय। पूरी शक्तियां राम राय के पास थी, पूरी की पूरी जो पावर्स हैं वो राम राय के पास थी, सदाशिव राय के पास शक्तियां नहीं थी। तो जो राम राय हुए साथियों, इनके समय पर फिर विजयनगर साम्राज्य का पतन हो जाता है। कारण क्या है समझिएगा। देखो, विजयनगर साम्राज्य ना अब लगातार बहमनी की 5 सल्तनतों को हरा रहा था, बैक टू बैक वो हराए जा रहा है। बार बार जो 5 सल्तनत है वो लगातार हार रही थी।
तो उन्होंने निर्णय लिया कि यार अब कुछ तो करना पड़ेगा, कोई ना कोई निर्णय तो हमें लेना पड़ेगा कि इनको हराएं। ठीक है, तो फिर एक समूह बनाया गया, एक प्रस्ताव रखा गया कि चलो हम पांचों मिलकर के एक ग्रुप बनाते हैं और जब भी अटैक करेंगे पांचों साथ में मिलकर के अटैक करेंगे। तो पांचों लोग आए, अहमदनगर आया, बीजापुर आया, बरार आया, बीदर आया, गोलकुंडा आया, ये पांचों आपस में बैठे। पर गोलकुंडा और बरार, इन दोनों की आपस में बनती नहीं थी साथियों। गोलकुंडा और बरार जो है इनकी आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। तो जो बरार है उसने इस ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया और बरार ये ग्रुप छोड़ करके चला गया। तो अब चार ही लोग बचे, एक अपने गोलकुंडा, अहमदनगर, बीजापुर और बीदर, ये चार बचते हैं। इसमें अहमदनगर जो है वो लीडरशिप करता है, अहमदनगर इनको लीड करता है। तो फिर एक जगह है और उस जगह का नाम है तली कोटा, या तल्ली कोटा भी कहते हैं, ताली कोटा भी कहते हैं, अलग अलग नाम है। तो कर्नाटक में बीजापुर के पास ही एक जगह है तली कोटा। वहां पर 23 से 25 जनवरी 1565 को एक भीषण युद्ध होता है। अब चूंकि ये युद्ध तली कोटा में हुआ तो इसलिए इसे तली कोटा का युद्ध कहते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, यहाँ दो गांव थे, एक गांव का नाम था राक्षस और दूसरे गांव का नाम था तंगड़ी। ये युद्ध राक्षस और तंगड़ी नाम के दो गांवों में लड़ा गया, इसलिए कुछ किताबों में लिखा रहता है कि ये राक्षस तंगड़ी का युद्ध है। कुछ का मानना यह है कि नहीं, ये राक्षस तंगड़ी में भी नहीं हुआ, इस पूरे एरिया को बन्नी हट्टी बोलते थे। तो कुछ किताबें इसे बन्नी हट्टी का युद्ध भी कह देती हैं। तो चाहे बन्नी हट्टी हो, चाहे राक्षस तंगड़ी हो, चाहे तली कोटा हो, बात एक ही है, इसमें कोई भी अंतर नहीं है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो 23 जनवरी 1565 को एक भीषण लड़ाई होती है। एक तरफ विजयनगर की सेना है, विजयनगर की सेना में सदाशिव राय के पास तो शक्तियां है नहीं, तो सदाशिव राय लीड नहीं कर रहे हैं, लीड करने का काम उनका सेनापति कर रहा है, नाम है राम राय। और दूसरी तरफ ये चार लोग हैं। चार लोग कौन कौन से? अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर। बरार ने इसमें भाग नहीं लिया था, याद रखिएगा। लड़ाई होती है, इस लड़ाई में विजयनगर की हार होती है, राम राय को मार दिया जाता है और इस तरह तुलुव वंश की समाप्ति होती है। और फिर अराविडु वंश आता है, जिसके बारे में कुछ बहुत विशेष बातें नहीं है पढ़ने के लिए। तिरुमल ने स्थापना की थी, श्रीरंगम तृतीय आखिरी शासक होगा, फिर वही मैसूर वगैरह की कहानी। यहाँ पर विजयनगर का इतिहास या विजयनगर का राजनीतिक इतिहास खत्म हो जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है कहानी से कुछ ना कुछ तो समझ में आया होगा। आइए अब इन बातों को देख लेते हैं कि क्या कैसी स्टोरी है, चीजें किस रूप में आगे बढ़ी, ये याद रखिएगा। चलिए देखते हैं, एक बार ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। तो ये हो गया साथियों, हमने अष्ट दिग्गजों के बारे में पढ़ लिया। थोड़ा और डिटेलिंग भी करेंगे इनकी, बस 2 मिनट पहले मैं ये कहानी आपको सुना दूं, फिर कुछ और अलग से फैक्टर बता देंगे। तो राक्षस तंगड़ी या तली कोटा का युद्ध 23 जनवरी 1565 को हुआ था। इसमें राजा सदाशिव राय के मंत्री राम राय थे, ठीक है, और दूसरी तरफ बीजापुर था अली आदिल शाह, गोलकुंडा था इब्राहिम कुतुब शाह, अहमदनगर हुसैन निजाम शाह। ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, याद रखना बरार शामिल नहीं हुआ था, जैसा मैंने बताया। राम राय को हुसैन निजाम शाह ने मार डाला। हालांकि राम राय की सेना में सर्वाधिक मुस्लिम थे, इतने मुसलमान कभी भी सेना में नहीं रखे किसी ने भी। और रॉबर्ट सेविल ने एक किताब लिखी है अ फॉरगॉटन एम्पायर, और इसमें वो लिखते हैं कि संसार के इतिहास में कभी भी इतने वैभवशाली नगर का इस प्रकार सर्वनाश नहीं किया गया जैसा कि विजयनगर का किया गया। लिखते हैं कि नेवर इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हैज सच अ ग्लोरियस सिटी बीन सो सडनली एंड कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड एज विजयनगर। एक और इतिहासकार हैं जिनका नाम है वेंकट रमन, वो इसे विजयनगर का वाटरलू कहते हैं। वाटरलू एक लड़ाई है जिसके बारे में हमें बिल्कुल चर्चा नहीं करनी है, तो ये उसे विजयनगर का वाटरलू कहते हैं साथियों। तो बस यही याद रखिएगा कि राक्षस तंगड़ी या तलीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 23 जनवरी 1565 को। 4 बहमनी राज्य थे और यहाँ सदाशिव राय थे। इसके बाद जैसा मैंने आपको आगे की कहानी बताई कि अराविडु वंश आता है, ये चौथा और आखिरी वंश था, तिरुमल ने स्थापना की थी।
और श्रीरंग तृतीय अंतिम शासक होते हैं। वोडियार ने 1612 में मैसूर की स्थापना करी थी। अब ये शब्द यहाँ मैं छोड़ के जा रहा हूँ, याद रखना जब हम आपको मैसूर पढ़ाएंगे आधुनिक भारत में, तब मैं आपसे पूछूंगा कि देखो वोडियार एक राजा थे जिन्होंने वोडियार वंश की अराविडु शासक वेंकट द्वितीय के शासनकाल में ही वोडियार ने मैसूर में वोडियार वंश की स्थापना की थी। अभी डिटेलिंग नहीं करनी, डिटेलिंग हम मैसूर पढ़ते समय करेंगे, लेकिन वहां मैं आपको रिकॉल कराऊंगा। ठीक है, चलो कुछ और बातें जान लेते हैं, फिर हम प्रशासन की चर्चा करेंगे। देखिए यहाँ ना हमने कुछ लिखा है, ये अष्ट दिग्गज थे। अगेन इनको याद करने की जरूरत नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इतनी सारी बातें या आठों के आठ नाम आपको याद करने हैं। इट इज नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट, ये जरूरी नहीं है साथियों। पर अल्लसनी पेदन है, अलग अलग हैं, ये एक बार पढ़ लेना आप खुद से। ये जरूर पढ़ना है आपको, तेलुगु के 5 महाकाव्य कौन से हैं। तो जब तेलुगु साहित्य के महाकाव्यों की बात आती है तो एक है आमुक्त मालद्य जो कृष्णदेव राय ने लिखा, मनुचरितम जो अल्लसनी पेदन ने लिखा, वसुचरित जो भट्ट मूर्ति ने लिखा, राघव पांडव्यूम ये पिंगली सूरत ने लिखा, और पांडुरंग महा ये तेनाली रामकृष्णन ने लिखा। इतनी बातें आपको याद रखना है। तो ये साथियों राजनीतिक इतिहास है, ये पॉलिटिकल हिस्ट्री है विजयनगर साम्राज्य की, विजयनगर एम्पायर के बारे में। उम्मीद है कि टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, टॉपिक दिमाग में क्लियर भी हुआ होगा। तो अगली क्लास में हमें प्रशासन के बारे में बात करनी है, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ना है, और फिर हमें प्रांतीय राज्यों के बारे में पढ़ना है, प्रोविंशियल स्टेट्स के बारे में पढ़ना है, और फिर हम मुगलों के बारे में पढ़ेंगे, मुगल्स की चर्चा करेंगे। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, रिवीजन लगातार करते रहो। ठीक है, जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना ज़्यादा आपको लाभ होगा। बहुत कम कंटेंट है, इस कंटेंट को बस रिकॉल करना है अच्छे से, और अपने एग्जाम में आप खुद देखिए कि कितने सारे प्रश्न यहाँ से बनेंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।